हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सीएचओ का पेपर, जो पेपर हुआ था दिसंबर 2020 के अंदर। इसी पेपर की आज हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को एमपी सीएचओ के एग्ज़ाम डेट का पता चल गया होगा। 26 से 27 मार्च को होगी आपकी एग्ज़ाम। श्योर, आपकी एग्ज़ाम 26 से 27 मार्च को होगी। हो सकता है आपको इसी पेपर से 5 से 10 क्वेश्चन मिल जाए, तो आप कंप्लीट पेपर को जरूर देखना। और आपको 2019 का पेपर भी मैं आपको बताऊंगा, तो कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे दोनों पेपर के अंदर, आप कंप्लीट पेपर्स को जरूर देखें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को जरूर दबा देना, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहे। फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन करते रहे। यहाँ पे देखिए, जो पैटर्न है 2020 का, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, जो क्वेश्चन पूछे गए थे एमपी सीएचओ में, वो पूछे गए थे 30 क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट। जो हमारे नर्सिंग के ऑल सब्जेक्ट होते हैं उनके 30 क्वेश्चन थे। 60 क्वेश्चन सीएचएन के थे और 10 क्वेश्चन जीके के थे। तो आपने जो सिलेबस है वो देख लिया होगा। 10 क्वेश्चन जीके के हैं और 60 क्वेश्चन आपको सीएचएन के अभी भी मिलेंगे। और जो 30 क्वेश्चन जो ऑल सब्जेक्ट के थे, हालांकि जो प्रीवियस जो भी सिलेबस आता था उसके अंदर ऐसा कोई मेंशन नहीं कर रखा था कि भाई ये सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट होगा। लेकिन अब की बार अलग अलग सब्जेक्ट बता रखा है। एनाटॉमी के भी होंगे, फिजियोलॉजी के होंगे, ओबीजी के होंगे, ये मतलब अलग अलग आपको बता रखा है। तो आपको उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये पेपर देख लेते हैं। यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप कंप्लीट पेपर को जरूर देख लेना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द डाटा रिक्वायर्ड फॉर एनालाइजिंग द हेल्थ सिचुएशन एंड डिफाइनिंग द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ ए कम्युनिटी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक्सेप्ट का जरूर ध्यान रखना। यहाँ से एम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं बताऊंगा आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था 2020 एम्स में। हालांकि एक्सेप्ट से एम्स में 15 से 20 क्वेश्चन श्योर पूछ लिए जाते हैं। एक्सेप्ट से क्वेश्चन आपको आता है, आंसर आपको आता है, क्वेश्चन के आपको आंसर भी आता है, लेकिन आप गलत करके आ जाते हो। क्यों करके आ जाते हो? क्योंकि आपको क्वेश्चन का पता नहीं चलता है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। एक्सेप्ट का मतलब होता है एक को छोड़कर अब कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको हिंदी अनुवाद दे रखा है, यहाँ पे देख लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। स्वास्थ्य स्थिति का विश्लेषण करने और किसी समुदाय की स्वास्थ्य समस्या को परिभाषित करने के लिए आवश्यक डेटा में सभी सम्मिलित है, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, के सिवाय। ओके, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी। आप यहाँ पे देखते रहना ऑप्शन। स्पिरिचुअल फैक्टर इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं तीनों ही क्या है, इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि तीनों इंक्लूड इसके अंदर किए गए। हो सकता है आपको यहाँ से एक ऑप्शन दे दिया जाए और बाकी जो इंक्लूड नहीं किए गए वो 3 ऑप्शन आपको मिल जाए, और आपको पूछ लिया जाए इसके अंदर कौन सा इंक्लूड किया गया है, तो फिर आपको एक इंक्लूडेड वाला चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आशा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। देखिए फिर से एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ से पूछा गया था एम्स 2020 के अंदर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? एक का मतलब, एक का मतलब आपको पूछा गया था और आपको आंसर करना था एक्रीडिएटेड। एक्रीडिएटेड आपको करेक्ट आंसर वहाँ पे करना था। आपको बता दें साथ ही, एमपीसीएचओ के पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन तो शॉर्ट फॉर्म यानी कि जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। इस पेपर में भी आपको मिलेंगे 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे जिनकी आपको फुल फॉर्म पूछी गई है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा का मतलब होता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो भी 2021 का एग्जाम हुआ है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन ये था कि एक जो आशा होती है, आशा जो होती है वो कितनी पॉपुलेशन पे वर्क करती है। तो आपको आंसर करना है 1000 पॉपुलेशन, 1000 पॉपुलेशन पे आशा वर्क करती है। ये जम्मू कश्मीर के सीएचओ के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको एमपी में ये क्वेश्चन मिल सकता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से कीजिए जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं आपको जो भी अलग से बता रहा हूँ वो आपको याद करना ही करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि ये आशा की सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स है एक को छोड़कर। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है प्रोवाइड मेडिकल केयर यूजिंग IMNCI गाइडलाइन। जो आशा है वो मेडिकल केयर जो IMNCI गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं तीनों ही आशा वर्क कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर वाज रिकमेंडेड बाय। जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो कंसेप्ट है वो कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेड किया था? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है बॉर कमेटी। मैं आपको इस कमेटीज के जो भी डेट वगैरह है 1943 है, 1965 है, 1962 है, जो भी है वो सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में। आप यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पढ़िए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोस मोटार डेवलपमेंट ऑफ ए 6 to 8 months ओल्ड इन्फेंट, जो 6 से 8 महीने का बच्चा होता है उसके अंदर कौन से ग्रोस मोटार डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, कौन सा डेवलपमेंट उसके अंदर हो जाता है। तो आपको करेक्ट आंसर करना है सिट्स विदाउट सपोर्ट, उनको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो विदा मतलब आपके बिना छुए वो खुद ब खुद बैठ जाएगा, आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप उसको बिठाओ। लेकिन जो बच्चा है 6 से 8 महीने का वो खुद बैठ जाएगा। तो ये क्या है, ग्रोस मोटार डेवलपमेंट उस बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लैटनिंग एंड फॉलिंग ऑफ द चाइल्ड वेट कर्व इज एन अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ, जो चाइल्ड वेट कर्व है ये अचानक से गिरता है, अगर अचानक से गिरता है तो ये किसको इंडिकेट करता है, अगर बच्चे का वेट गिर रहा है तो समझ जाना वो किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को, PEM, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। हो सकता है आपको यहाँ से भी शॉर्ट फॉर्म बना के फुल फॉर्म इसकी पूछ ले। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट कौन करता है, अगर जो वेट कर्व है बच्चे का वो अचानक से गिरता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICDS मीन्स, देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है, मैंने कहा था 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मिलेंगे भी यहाँ पे और आपको MPCHO के पेपर में भी मिल सकते हैं। ICDS का पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया है, ICDS का मतलब क्या है यहाँ पे ये पूछा गया है। तो आपको आंसर क्या करना है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 3 to 6 years ओल्ड चाइल्ड बिलोंग्स टू द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ, जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं वो कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो आपको आंसर करना है यहाँ पे प्री स्कूलर जो होती है डेवलपमेंटल स्टेज उसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं 3 से 6 साल तक के बच्चों को। अगर बात करें इन्फेंट की, तो इन्फेंट होते हैं 28 दिन से लेकर 1 साल तक, अगर 28 दिन से 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट की कैटेगरी के अंदर डाला गया है। अगर बात करें टोडलर की, तो टोडलर होते हैं 1 से 3 साल। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एम्स में भी पूछे जाते हैं, CHO में भी पूछे जाते हैं, BHU में भी पूछे जाते हैं और ESIC में भी पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है। और जो लास्ट है स्कूल एज, ये होते हैं 6 से 12 साल। कब से कब तक, 6 से 12 साल तक। तो इन्फेंट की मैंने बताई आपको 28 से 1 साल, 28 दिन से लेकर 1 साल, और जो टोडलर्स होते हैं वो 1 साल से 3 साल तक, और जो प्री स्कूलर होते हैं वो होते हैं 6 से 12 साल तक, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेइंग अलोन विथ टॉयज डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड बाय अदर चिल्ड्रंस इन एन एरिया एंजॉइंग द प्रेजेंस ऑफ द अदर चिल्ड्रन एंड मेकिंग नो एफर्ट टू स्पीक विथ देम इज कॉल्ड। यहाँ पे हिंदी अनुवाद पढ़िए, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अन्य बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खिलौनों से अलग खिलौनों के साथ अकेले खेलना, ये कौन से बच्चों में होता है, कौन से बच्चों में होता है ये पूछा गया है। यानी कि कौन सा खेल है ये पूछा गया है, वो तो मैं पूछूंगा आपको कौन से बच्चे ऐसा करते हैं, कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। अन्य बच्चों की उपस्थिति का आनंद लेना है और उनके साथ बोलने का कोई प्रयास नहीं करना है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सोलिटरी प्ले। बेटा जी सोलिटरी प्ले उसे कहा जाता है, बिल्कुल अकेला खेलता रहता है, ना तो किसी से कोई मतलब होता है, ना किसी को अपने खिलौने देता है, ना किसी से लेता है, ये सोलिटरी प्ले कहलाता है। आपको बताना है सोलिटरी प्ले कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज वाले बच्चे करते हैं, कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर बच्चे ये प्ले खेलते हैं, यानी कि खेल खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक ऑफ प्रोटीन फॉर एन इंडियन एडल्ट इज, जो भारतीय नागरिक है, जो भारतीय वयस्क मनुष्य होता है उसको कितने प्रोटीन की डेली रिक्रूटमेंट होती है। तो आपको करेक्ट आंसर करना है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, जितने उसकी बॉडी वेट है उसके पर केजी का 1 ग्राम उसको प्रोटीन डेली चाहिए होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, एक व्यक्ति है जिसका वेट है 60 केजी, तो उसको कितने प्रोटीन की जरूरत होगी, 60 ग्राम। 60 ग्राम उसको डेली प्रोटीन लेना ही लेना चाहिए। तो ये क्या है, ये प्रोटीन की रिक्रूटमेंट है इंडियन एडल्ट वन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है। आपको यहाँ पे देखिए 3 कंडीशन दी गई है, आप यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। ओस्टियोमलेशिया दे रखा है, ओस्टियोमाइलाइटिस दे रखा है और ओस्टियोपोरोसिस भी दे रखा है। तो आपको तीनों में से कौन सा चूज करना है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप कंफ्यूज होते हो, यहाँ पे आपको ओस्टियोमलेशिया चूज करना है। ओस्टियोमलेशिया विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। ओस्टियोमाइलाइटिस एंड ओस्टियोपोरोसिस ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होने वाली
डिजीज कंडीशन है। फ्रेंड्स, मैंने आपको की पॉइंट्स, जो गोल्डन की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, उनके अंदर मैंने रिकेट्स के जो साइन सिम्टम है, रिकेट्स के बारे में बहुत ही अच्छे साइन सिम्टम वहाँ पे बताए हैं, जो एम्स में आपको पूछे जा सकते हैं, वहाँ से आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्शन और रिलीज ऑफ सर्टेन कोएगुलेशन फैक्टर्स इज स्टिमुलेटेड बाय विच विटामिन। जो कुछ जो कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, जो उनका प्रोडक्शन होता है, उनका जो रिलीज होता है, वो कौन से विटामिन की वजह से होते हैं। कुछ जो कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं वो कौन से विटामिन की वजह से स्टिमुलेट होते हैं, कौन से विटामिन की वजह से वो बनते हैं, कौन से विटामिन की वजह से वो रिलीज होते हैं। तो आपको आंसर करना है विटामिन के आपको करेक्ट आंसर करना है। जो बच्चों के अंदर विटामिन के लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन वगैरह होते हैं, जो प्रोथ्रोम्बिन वगैरह होते हैं, वो मतलब मैच्योर नहीं होते हैं, वो मतलब बच्चे के अंदर बनते नहीं है, इसलिए उनको विटामिन के लगाया जाता है, ताकि उनके अंदर जो है हीमोफीलिया जैसी कंडीशंस उनके अंदर डेवलप ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द असाइनिंग ऑफ वेरियस रोल्स टू बी परफॉर्म्ड बाय नर्स वर्किंग इन द वार्ड इज कॉल्ड। देखिए, वार्ड में काम करने वाली नर्सों द्वारा किए जाने वाली विभिन्न भूमिकाओं को सौंपने को निम्न में से कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, स्टाफिंग। उसे क्या कहा जाता है, स्टाफिंग। यानी कि स्टाफिंग की आपको डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट दी हुई है और पूछा गया है कि ये है क्या। तो आपको डेफिनेशन भी दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि ये किसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। देखिए बेटा जी, फिर से एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, देखिए, जो नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट होता है, जो नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट होता है, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो सभी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। यानी कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके अंदर नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट के क्या है, ऑब्जेक्टिव है। एक को छोड़कर एक उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आपको आंसर क्या करना है, टू टेक ऑल स्टेप टू हैव एक्सेसिव हावर्स ऑफ वर्क। ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, किसका, नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट का। बाकी जो 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तीनों ही क्या है, नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असाइनिंग ए ग्रुप ऑफ पेशेंट टू ए ग्रुप ऑफ स्टाफ मेंबर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स इज कॉल्ड। यहाँ पे देखिए, पूरी हिंदी की लाइन देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक पेशेवर नर्स के नेतृत्व में कर्मचारी वर्ग के सदस्यों को समूह के रोगियों के समूह को सौंपने को निम्न में से कहा जाता है। यानी कि जो लीडर होता है, वो एक जो जहाँ पे भी काम करते हैं, जो भी नर्सेज काम करती है उसके अंडर में उनके मतलब उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि ये काम आपको करना है। तो ये इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है टीम मेथड। बिल्कुल, ये टीम के अंदर अपना वर्क करते हैं, यानी कि अलग अलग वो टीम के अंदर लीडर बांटता रहता है। तो ये क्या है, टीम मेथड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कवर्स एम्प्लॉयज ड्रॉइंग वेज नॉट एक्सिस्टिंग। यानी कि जो ईएसआई एक्ट है, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, उसके तहत मिनिमम कितनी सैलरी एम्प्लॉय की होनी चाहिए, मिनिमम उससे कम तो होनी नहीं चाहिए। ये ईएसआई एक्ट के तहत बताया गया है कि कितनी सैलरी, इससे मतलब इससे ज़्यादा ही उनको सैलरी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है 21,000 रुपये पर मंथ। 21,000 रुपये पर मंथ ईएसआई एक्ट के तहत एम्प्लॉयज़ को मिलने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ एक्ट बनाए गए लेकिन ये लागू नहीं होते हैं, बहुत कम जगह लागू होते हैं। जो ईएसआई एक्ट है उसके अकॉर्डिंग 21,000 रुपये पर मंथ सैलरी एम्प्लॉयज़ की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट सीवियर ब्लड लॉस रिजल्ट्स इन। यहाँ पे देखिए, अगर ब्लड लॉस एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है। अगर आपको यहाँ पे तो क्या है कि जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है शॉक। अगर आपको यहाँ पे हाइपोवोलेमिया ऑप्शन में मिले, हाइपोवोलेमिया, हाइपरवोलेमिया, ऐसे आपको ऑप्शन मिले तो आपको आंसर क्या करना है, हाइपोवोलेमिया। अगर आपको हाइपोवोलेमिया की जगह शॉक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है तो फिर आपको आंसर क्या करना है, शॉक। यानी कि एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से पेशेंट हाइपोवोलेमिया के अंदर चला जाता है, हाइपोवोलेमिया होने की वजह से वो शॉक के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पैरामीटर असेस्ड यूजिंग GCS ग्लासगो कोमा स्केल आर। तो GCS के बारे में मैंने आपको बताया था। GCS के अंदर जो पैरामीटर्स यूज लिए जाते हैं जो असेस करने के लिए अनकॉन्शियस पेशेंट को, वो होते हैं ईवीएम मशीन आपने देखी होगी, वोट वगैरह आपने डाले होंगे, तो जो ईवीएम मशीन होगी, वो जो ईवीएम मशीन होती है उसी से आपको याद करनी है इसके पैरामीटर्स। तो कौन कौन से होते हैं पैरामीटर्स, यहाँ पे क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए पैरामीटर्स के नाम, यहाँ पे पैरामीटर्स के नाम है
आई ओपनिंग रेस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रेस्पॉन्स, बेस्ट मोटार रेस्पॉन्स। तो ईवीएम का मतलब क्या है फिर? ईवीएम का मतलब है आई ओपनिंग रेस्पॉन्स, वी का वर्बल रेस्पॉन्स, एम का मोटर रेस्पॉन्स। तो ईवीएम से आपको याद रखना है। और जो जीसीएस होता है वो अनकॉन्शियस पेशेंट्स को असेस करने के लिए यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेमिल्च मैन्यूअर इज परफॉर्म्ड टू। जो हेमिल्च मैन्यूअर होता है वो कब परफॉर्म किया जाता है? तो आपको आंसर करना है टू रिमूव ब्लॉकेज फ्रॉम विक्टिम्स एयरवे। अगर किसी पर्सन के एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ब्लॉकेज आ रहा है, तो उसको रिमूव करने के लिए हेमिल्च मैन्यूअर यूज लिया जाता है। इनके इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कब? जब आपके एम्स के एग्जाम से थोड़े दिनों पहले, यानी जब आपके एम्स की एग्जाम होगी उससे 15-20 दिन पहले हम इनको रिव्यू करेंगे ताकि अपने को क्या हो, याद रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एडल्ट्स एन्यूरिया रेफर्स टू यूरिन आउटपुट लेस देन। एडल्ट्स 1 के अंदर अगर एन्यूरिया की कंडीशन होती है तो इसका मतलब है कि यूरिन आउटपुट किससे कम होगा? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है 100 ml पर डे। 100 ml पर डे से कम अगर यूरिन पास आउट कोई भी पर्सन करता है तो उस टर्म को कहा जाता है एन्यूरिया। ए का मतलब आपने हर जगह पढ़ा होगा एब्सेंट, एब्सेंट आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट नहीं होगा, कोई भी एब्सेंट नहीं करके आएगा। एन्यूरिया का मतलब होता है 100 ml पर डे से कम यूरिन पास आउट करना क्या कहलाता है? एन्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये जो इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ये पैनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होती है। कहाँ पे होती है? पैनक्रियाज के अंदर। जो कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमेटोस्टेटिन। दोस्तों आप मुझे बताएंगे ये जो 3 हार्मोन मैंने आपको बताए हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमेटोस्टेटिन, आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सी सेल कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है। आपको मैं बता देता हूँ, अल्फा, बीटा एंड गामा 3 सेल्स होती है, तो कौन सी सेल कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन इज। जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है उसका प्राइमरी रोल होता क्या है? तो आपको आंसर करना है कंजर्व सोडियम एंड प्रमोट पोटेशियम एक्सक्रीशन। जो पोटेशियम एक्सक्रीशन है उसको प्रमोट करना और साथ ही सोडियम के कंजर्व को, और जो मतलब जो सोडियम एक्सक्रीट आउट हो रहा है उसको बचाना, यानी कंजर्व करना। तो ये क्या है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन के फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सब सेंटर इज रीनेम्ड एज। तो जो सब सेंटर है उसको और किस नाम से जाना जाता है? अभी तो ये प्रचलित भी है ये नेम। जो सब सेंटर है उसको किस नाम से जाना जाता है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उन्हीं को सब सेंटर कहा जाता है और सब सेंटर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहा जाता है। ये 2020 के इस पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसीजर बाय विच एमनियोटिक फ्लूइड इज ऑब्टेन्ड फॉर टेस्टिंग इज। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी JNK CHO की एग्जाम के अंदर। ये अभी जो JNK की CHO की एग्जाम हुई थी जम्मू कश्मीर की, वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। जो प्रोसीजर होता है, कौन सा प्रोसीजर? एमनियोटिक फ्लूइड, जिससे कौन से प्रोसीजर से हम एमनियोटिक फ्लूइड को ऑब्टेन करते हैं? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस आपको करेक्ट आंसर करना है। एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, जो एमनियोटिक कैविटी होती है वहां से एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है? जो फिटस होता है उसकी किसी भी प्रकार की कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी तो नहीं हो गई है, उसकी टेस्टिंग के लिए एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकाला जाता है। उसी प्रोसीजर को क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिफोर बर्थ द एल्यूलाई इन द बेबीज लंग आर एक्सपांडेड एंड फील्ड विथ। बर्थ से पहले बच्चे की जो लंग्स की एल्यूलाई है वो किससे भरी होती है? तो आपको करेक्ट आंसर करना है फ्लूइड। फ्लूइड से भरी होती है। जन्म से पहले की बात हो रही, जन्म के बाद की बात नहीं हो रही। जन्म से पहले जो बेबी की एल्यूलाइज होती है लंग्स की, वो किससे भरी होती है? फ्लूइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मलेरिया इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। देखिए फिर से एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। मलेरिया के लिए सभी डायग्नोस्टिक टेस्ट आप कर सकते हो, सभी डायग्नोस्टिक टेस्ट आप कर सकते हो मलेरिया के लिए। यानी कि आप जब ये टेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मलेरिया हो रखा है या नहीं हो रखा है। लेकिन एक टेस्ट आपको नहीं करना है, जिससे ना तो आपको पता चलेगा और ना ही आपको करना है। वो कौन सा है? तो आपको आंसर करना है हीमोग्लोबिन टेस्ट। जो हीमोग्लोबिन टेस्ट है वो आपको नहीं करना है। आप मलेरिया को टेस्ट करने के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हो, सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हो एंड माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कर सकते हो। तीनों टेस्ट आप कर सकते हो, लेकिन आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट नहीं करना है। इससे कोई फाइंडिंग आपको नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी इज, जो हेपेटाइटिस सी है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको पूछा गया है, कैसे ये ट्रांसमिट होती है। तो आपको आंसर करना है यहाँ पे करेक्ट आंसर कंटामिनेटेड ब्लड। कंटामिनेटेड ब्लड, जो कंटामिनेटेड ब्लड होता है उसके अगर कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस सी जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो आपको जो भी कंटामिनेटेड नीडल्स है वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को आपको यूज़ नहीं करनी होती, मतलब आपको इसीलिए यूज़ नहीं करनी होती है क्योंकि हो सकता है किसी को हेपेटाइटिस सी हो और वो किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डोज ऑफ विटामिन ए फॉर एन इन्फेंट एट 9 मंथ ऑफ एज। जब बच्चा होता है 9 महीने का इन्फेंट, देखिए बेटा जी मैंने अभी बताया आपको 28 दिन से लेकर 1 साल तक, इसको इन्फेंट क्यों बोला गया है 9 महीने पे, इसीलिए बोला गया है। ये जो मैंने आपको बताया 28 दिन से लेकर 1 साल तक के बच्चे को क्या कहा जाता है, इन्फेंट। जो इन्फेंट्स होते हैं 9 महीने का एक बच्चा है जिसको विटामिन ए की डोज लगाई जा रही है, मतलब विटामिन ए की डोज उसको लगाई जा रही है, तो कितनी डोज उसको देंगे। तो आपको करेक्ट आंसर करना है 1 लाख यूनिट, जो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है वो आपको देनी है। जो फर्स्ट डोज होती है वही देनी है 1 लाख यूनिट, उसके बाद 2 लाख यूनिट हो जाती है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो जाती है। उसके बाद जो भी विटामिन ए की डोज चलती है वो 2 लाख में चलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, द फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस आर। टीबी के लिए कौन कौन सी फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, यहाँ पे आपको अलग अलग नाम दिए गए हैं, सिर्फ आपको किसी में एक नाम चेंज है किसी में 2 नाम चेंज है, ऐसे करके आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, ऑप्शन आप देख लेना, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायरोजिनामाइड, इथाम्बिटोल एंड स्टेप्टोमाइसिन। ये क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग है किसकी, ट्यूबरकुलोसिस की। बेटा जी यहाँ से और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जम्मू कश्मीर का आप पेपर देखना, जम्मू कश्मीर का आप पेपर देखना, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, वो क्वेश्चन आप वहाँ पे देख लेना ताकि आपको और भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आपको पता चल सके और आप उनको भी याद कर लेना, हो सकता है आपको MPCQ के इस पेपर में मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेरियस ड्रग्स यूज्ड फॉर लैक्टेशन सप्रेशन आर ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए लैक्टेशन सप्रेशन के लिए, जो लैक्टेशन सप्रेशन के लिए ड्रग्स यूज ली जाती है वो सभी ड्रग्स आप यूज ले सकते हो, एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एक को छोड़कर। एक को छोड़कर कौन सी छोड़नी है, यानी कौन सी आपको ड्रग यूज नहीं लेनी है लैक्टेशन सप्रेशन के लिए, वो होती है इंजेक्शन मेथार्जिन। जो मेथार्जिन इंजेक्शन है वो आपको लैक्टेशन सप्रेशन के लिए यूज नहीं लेना है, ये लैक्टेशन सप्रेस नहीं करता है। बाकी जो 3 ऑप्शन आपको दिए गए ये भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपको एक तो पता है लेकिन आपको और नहीं पता होते हैं। जो कैबरजोलिन है वो भी आपको मतलब आप यूज ले सकते हो, और जो पायरिडोक्सिन है वो भी यूज ले सकते हो, और जो इंजेक्शन मिक्सोजेन है जिनके अंदर जो एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन्स होते हैं ये भी आप यूज ले सकते हो। तो तीनों क्या करते हैं, ये लैक्टेशन सप्रेशन का वर्क करते हैं, एक छोड़कर। यहाँ पे एक्सेप्ट से पूछा गया है तो आपको क्या करना है, इंजेक्शन मिथार्जिन, आपको गलत आंसर वहाँ पे मतलब आंसर सही करके आ रहे हैं, ये क्या है यूज नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। देखिए एक्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हो सकता है आपको इसी पेपर में भी एक्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाए। देखिए एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही जो मतलब अच्छे जो नर्सिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट के, वो गुड नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट के जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है वो सभी है एक को छोड़कर। तो कौन सा छोड़ना है आपको, वो करना है आपको रनिंग द हॉस्पिटल विथ मिनिमल स्टाफिंग, यानी कि जब आप हॉस्पिटल चला रहे हो तो मतलब आप बिल्कुल कम स्टाफ में भी उसको चला सकते हो, तो ये क्या है गुड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन आपको दिए गए तीनों ही क्या है, गुड कैरेक्टरिस्टिक है नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने 30 क्वेश्चन अभी बताए वो 30 क्वेश्चन कौन से थे, ऑल ओवर सब्जेक्ट के, लेकिन अभी जो आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, CHN के, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है, रिकमेंडेड डिसइंफेक्टेंट स्पेसिफिक टू किलिंग ऑफ टू कोरोना वायरस इज। ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारे राजस्थान CHO के अंदर भी, मतलब राज CHO का जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको पता होगा, वहाँ पे आपको पूछा गया था एक कंटामिनेटेड सर्विस मतलब सरफेस है जो कोरोना वायरस से कंटामिनेटेड हो रखी है, तो उसको डिसइंफेक्ट आप कैसे करोगे, तो आपको वहाँ पर भी आंसर करना था सोडियम हाइपोक्लोराइड, और यहाँ पर भी आपको आंसर करना है सोडियम हाइपोक्लोराइड। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उस सरफेस को आप डिसइंफेक्ट कैसे कर सकते हो, सोडियम हाइपोक्लोराइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए DNA वायरस, निम्नलिखित में से कौन सा एक DNA वायरस है, तो वो कौन सा है, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एक DNA वायरस है, बाकी जो भी हेपेटाइटिस है
ACD, वो क्या है, RNA वायरस है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूबेला इज ऑल्सो नोन एज, रूबेला को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको आंसर करना है जर्मन मिजल्स। क्या करेंगे आप आंसर? जर्मन मिजल्स। जर्मन मिजल्स इज ऑल्सो नोन एज रूबेला, या फिर रूबेला इज ऑल्सो नोन एज जर्मन मिजल्स। तो आपको याद रखना है, ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा था 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखिए दूसरा क्वेश्चन और आ चुका है, SARS स्टैंड्स फॉर, SARS का आपको पूरा मतलब बताना था। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये किसका मतलब है? SARS का मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी इज, जो लेप्रोसी है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको पूछा गया है लेप्रोसी का। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो लेप्रोसी है वो क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मतलब आप छींक रहे हो, जो भी मतलब जो कोई पर्सन होता है लेप्रोसी का, अगर वो छींक रहा है और आप पास में है तो आप भी लेप्रोसी ले सकते हो उससे। जैसे आप कोरोना के लिए भी जो प्रिवेंशन वगैरह कर रहे हो, मास्क वगैरह क्यों लगा रहे हो? क्योंकि कोरोना भी क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एक दूसरे को ट्रांसमिट होता रहता है। आप स्नीजिंग करते हो, कफिंग करते हो, तो उसकी वजह से भी वो एक दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये क्या है? लेप्रोसी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोटुलिज्म इज कॉज्ड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा जी, बोटुलिज्म से। बोटुलिज्म किसकी वजह से होता है? तो आपको आंसर करना है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से बोटुलिज्म होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एनिमल इज एम्पलीफायर ऑफ जापानीज एनसीफेलाइटिस, कौन सा जानवर जापानीज एनसीफेलाइटिस का पूर्ववर्तक है? क्या है? पूर्ववर्तक यानी एम्पलीफायर है। तो आपको आंसर करना है पिग, जो सुअर है वो है एम्पलीफायर ऑफ जापानीज एनसीफेलाइटिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कम्युनिकेबल डिजीज द एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्ट इज पॉजिटिव, वो कौन सी डिजीज कंडीशन है? वो कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन है जिसमें एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्ट पॉजिटिव आएगा? तो आपको आंसर करना है ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। बेटा जी मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन बता देता हूँ फिर से, और जो एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्ट होता है इसको आपको यहाँ से ऐसे भी पूछा जा सकता है जैसा आप अभी पढ़ रहे हैं, और आपको यहाँ से पूछा जा सकता है इनके बैक्टीरियाज के नाम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई भी यहाँ पे दे सकते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई भी आपको यहाँ पे दे सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पे जो इनके पॉजिटिव एजेंट होते हैं उनका नाम भी दे सकते हैं, और पूछा जा सकता है कौन सा वो बैक्टीरिया है जिसके लिए एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्ट किया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो आंसर आपको चूज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which behavioral risk factors contribute to a person developing a non communicable disease, गैर संचारी रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज विकसित करने वाले व्यक्ति में कौन से व्यवहार संबंधित जोखिम कारक होते हैं, कौन से रिस्क फैक्टर्स देखने को मिल सकते हैं? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑल ऑफ दीज। फिजिकल इनएक्टिविटी हो सकती है, हार्मफुल अल्कोहल कंजप्शन वो पेशेंट कर सकता है, और तंबाकू यूज़ वो कर सकता है। तो उसकी वजह से उनके अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशंस भी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर कॉजेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आर, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उसके कारणों में योगदान करने वाले कॉन्ट्रीब्यूटिंग जो फैक्टर है वो कौन कौन से हैं? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है जेनेटिक, टोबैको, अल्कोहल एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। अभी आपने देखा है जस्ट थोड़ी देर पहले, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दोनों सेम ही है, बस जस्ट ऊपर नीचे कर रखा है। यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बेटा जी यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना कि कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है वो कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और यहाँ पे आपको फैक्टर पूछ लिया गया है, ऊपर भी आपको फैक्टर ही पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे भी करेक्ट आंसर करना है जेनेटिक, टोबैको, अल्कोहल एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रोच फॉर कैंसर प्रिवेंशन पॉलिसी आर, कैंसर की रोकथाम के लिए कौन से अप्रोच आप यूज करेंगे? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव आपको करेक्ट आंसर करना है। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट आपको करना है, अगर कैंसर होती है तो अर्ली पहले उनको जल्दी से जल्दी उसको मतलब डिटेक्ट करना है और उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना है। स्क्रीनिंग आप कर सकते हो, पैलिएटिव केयर, कैंसर के पेशेंट्स को पैलिएटिव केयर दी जाती है, ये भी आपको पता होगा, और ये एम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पैलिएटिव केयर का मतलब भी पूछा जाता है। तो आपको आंसर करना है प्रिवेंटिव केयर टू प्रोवाइड द टर्मिनल इल पेशेंट। तो आपको याद रखना है प्रिवेंटिव केयर, स्क्रीनिंग एंड
अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, तीनों ही क्या है, अप्रोच है कैंसर प्रिवेंटिव पॉलिसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इन्फेक्शन बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन कॉज सर्विक्स कैंसर, कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा वो पॉजिटिव एजेंट है जो सर्विक्स कैंसर कॉज कर सकता है, तो आपको आंसर करना है HPV। जो HPV है वो सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकता है। आपको यहाँ से पूछा जा सकता है सर्वाइकल कैंसर किसी को हुआ है तो कौन सी वैक्सीन आप दोगे, तो आपको वहां पर भी HPV वैक्सीन आंसर करके आना है। HPV वैक्सीन आपको वहां पे करेक्ट आंसर करना है। अगर आपको पूछे जो सर्विक्स कैंसर है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो आपको HPV वहां पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज पैलिएटिव केयर। देखिए बेटा जी, पैलिएटिव केयर के बारे में भी पूछा गया है, मेरे को तो पता ही नहीं यहाँ पे पैलिएटिव केयर के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है इज एन अप्रोच टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट एंड देयर फैमिली हु आर फेसिंग लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। मैंने आपको अभी भी बताया है, कोई टर्मिनली इल अगर पेशेंट है तो उसको प्रिवेंट करना क्या कहलाता है, पैलिएटिव केयर। वह की वही डेफिनेशन यहाँ पे पूछ गई है, तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है और सही आंसर आपको करके आना है कभी भी पूछे तो। नेक्स्ट देखिए, ब्रेकीथेरेपी ब्रेकीथेरेपी के बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको आंसर क्या करना है, प्रोसीजर ऑफ प्लेसिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल इनसाइड द बॉडी। देखिए जो ब्रेकीथेरेपी है उसके अंदर क्या किया जाता है, जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं उनको बॉडी के अंदर प्लेस किया जाता है। ये ऐसा प्रोसीजर है ब्रेकीथेरेपी जिसके अंदर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होता है उनको बॉडी के अंदर ट्रांसमिट किया जाता है, बॉडी के अंदर डाला जाता है। एक होता है ब्रेकीथेरेपी और एक और जो मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी बाद में बताऊंगा आपको। दोनों कैंसर, जब हम कैंसर का जो चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम हम कंप्लीट इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आप यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिए एक बार। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज नेशनल फैमिली, सॉरी ऊपर चला गया, व्हेन वाज नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम है वो इंडिया के अंदर कब स्टार्ट किया गया था, तो आपको आंसर करना है 1952। 1952 को नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। राजस्थान CHO में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूबरकुलोसिस एसिलिटेट द प्रोग्रेशन ऑफ विच डिजीज। जो ट्यूबरकुलोसिस है वो किस बीमारी को, मतलब किस बीमारी की एसिलरेट, कौन सी बीमारी की जो मतलब प्रोग्रेस है उसको तेज कर सकता है, कौन सी वो बीमारी है। अगर उस बीमारी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है तो उसको और बढ़ा देता है, तो कौन सी डिजीज है, वो है HIV डिजीज। अगर किसी पर्सन को HIV हो रखा है और उसको TB हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस अगर उसको हो जाए तो HIV को एंड स्टेज तक पहुंचा सकती है, कौन, TB। तो आपको याद रखना है जो ट्यूबरकुलोसिस है वो HIV को उसकी गति और तेज करवा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द डिजीज आर इराडिकेट फ्रॉम इंडिया। निम्नलिखित में से वो कौन सी डिजीज कंडीशन है जो भारत से इराडिकेट हो चुकी है। यहाँ पे जो राजस्थान CHO में क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्वेश्चंस एज इट इज यही थे, लेकिन थोड़ा पूछने का जो तरीका था वो कुछ अलग था। देखिए यहाँ पे जो हिंदी का वर्ड है वो देखिए, भारत में कौन से रोग का उन्मूलन हो चुका है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो है पेपर देने के बाद में जैसे आंसर की आई थी तो बोल रहे थे कि किस किस का उन्मूलन हुआ है, मतलब उनको तो मजाक सूझ रहा था। जो उन्मूलन हुआ है वो किस किस का हुआ है ये भी पूछने लग गए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है भारत से कौन सी डिजीज जो है वो इराडिकेट हो चुकी है। इराडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन, और ये राजस्थान CHO में पूछा गया था। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है स्मॉल पॉक्स, गुइनिया वर्म, पोलियो एंड याज। और जो राजस्थान CHO में पूछा गया था वो था गुइनिया वर्म। क्या था, गुइनिया वर्म। तो आपको ये याद रखना है, ये भी पूछा जाता है हर एक CHO एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। भारत ने कब डिक्लेयर किया था पोलियो फ्री से, तो आपको करेक्ट आंसर करना है 27 मार्च 2014 को। 27 मार्च, आपकी एग्जाम भी कब हो रही है, 26 एंड 27 मार्च को। तो आपको याद रखना है 27 मार्च 2014 को भारत ने डिक्लेयर कर दिया था कि हमारे देश में अब पोलियो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोटिफाइबल डिजीज एज पर WHO अंडर IHR। देखिए जो IHR है उसके तहत WHO के अनुसार जो सूचनीय रोग है वो कौन कौन से है, जो नोटिफाइबल डिजीज है वो कौन कौन सी है। तो आपको आंसर करना है कोलेरा, प्लेग एंड येलो फीवर। ये IHR के अंडर जो WHO है उसके अकॉर्डिंग नोटिफाइबल डिजीज कंडीशन है कौन कौन सी, कोलेरा, प्लेग एंड येलो फीवर।
आज का लास्ट क्वेश्चन आगे बाद में आपको जो 50 क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिल जाएंगे। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया है INAP स्टैंड्स फॉर, यानी कि फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन फिर से पूछा जा चुका है। तो 3 क्वेश्चन तो आपको यहीं पे मिल गए हैं, अभी क्या पता और आगे भी मिल जाए। INAP का पूरा मतलब आपको यहाँ से पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। जो इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान है वो किसकी फुल फॉर्म है? INAP। फ्रेंड्स आप याद रखना, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए अभी 50 क्वेश्चन वो रिपीट हो सकते हैं। अब जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं भी नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा हो और आपको ज़्यादा ज़्यादा समय तक आप इसके ऊपर टाइम वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा पेपर हमारा, 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं और 50 क्वेश्चन जो है वो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिल जाएंगे। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जरूर आ जाना, वहाँ पे डेली टेस्ट सीरीज चलती है जिसका फ़ायदा आप फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं और अपने आप की जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।